हेलो बच्चों, देखिए आज हमारा ये टॉपिक है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये टॉपिक हमने करना है। 5th यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है 11th क्लास फिजिक्स की। तो ये हमारा टॉपिक लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और ये CBSE में आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऐसे पूछा गया है। ठीक है, ये हरियाणा बोर्ड में ऐसे लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो देखो हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, बट इस यूनिट में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी कि इस टर्म में हमने पढ़ना है। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास की टर्म्स लेकर हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या किया, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स विद मासेज m1 m2 mn। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स n पार्टिकल हमारे पास जिनका मास क्या है m1 m2 अप टू सोन mn तक। ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटीज, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v1 v2 अप टू vn रिस्पेक्टिवली। यानी कि m1 जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी v1 है, m2 की v2 है और इसी प्रकार से mn की vn आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, आगे देखिए लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, यानी कि हम सभी पार्टिकल का मोमेंटम यहाँ बता रहे हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम है उसको हमने p1 कहा है। p1 है क्या है आपका m1 v1। ठीक है, इसी प्रकार से लीनियर मोमेंटम सेकंड पार्टिकल का आपका क्या हो जाएगा m2 v2। ठीक है, अब तो n पार्टिकल हैं, तो जो n पार्टिकल है उसका pn यानी कि n आपका 50, 100, 1000 ऐसे इस प्रकार से हो सकता है ना। तो n तो कितनी भी वैल्यू हो सकती है n की, तो जो n वाला पार्टिकल है, n नंबर वाला पार्टिकल है, वो उसका मोमेंटम आपका mn vn। ठीक है, तो ये सभी पार्टिकल का मोमेंटम हमने इस प्रकार से यहाँ लिख लिया। अब जो टोटल मोमेंटम होगा इनका सभी का, ठीक है, तो वो p है, p किसके इक्वल होगा आपका p1 प्लस p2 और कहाँ तक pn तक। ठीक है, टोटल मोमेंटम p। अब p1 की वैल्यू क्या है, p1 की वैल्यू है यहाँ पर देखो बच्चों, p1 की जो वैल्यू है ये आपकी m1 v1। ठीक है, p1 की वैल्यू क्या है m1 v1, p2 की वैल्यू क्या है m2 v2। ठीक है, p2 की वैल्यू क्या है m2 v2 और इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, pn की वैल्यू है mn vn। ठीक है, ये सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखो इसमें अब क्या बताया है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम ये प्रीवियस टॉपिक में हमने पहले इसको स्टडी कर लिया, पढ़ लिया इस चीज़ को। क्या, जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, ये वेलोसिटी आपकी क्या है, क्या लिखी थी हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी n पार्टिकल के लिए m1 v1 m2 v2 प्लस ये mn vn और नीचे आपका मास था mn m2 अप टू mn। ठीक है, अब देखो जो ये नीचे वाली टर्म है इसमें हम इसको इधर लेके जाएं तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के साथ ये किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। क्या हो जाएगा m1 m2 और ये mn तक। वही क्लियर, इक्वल टू ये टर्म आ जाएगी साइड, ये टर्म रहेगी, ये इधर गई है तो ये मल्टीप्लाई में हुआ। अब ये मास ही है, देखो सभी पार्टिकल का m1 m2 mn तक ये मास है, इसको क्या कर दिया m लिख दिया, किसे दिखा दिया हमने कैपिटल है m से, ये आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं सभी का मास हो जाएगा, सभी पार्टिकल का मास ऐड होके हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी, ये ऊपर वाली 2 थी, ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी 3। अब इक्वेशन 1 को देखो, ये है ना इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी। ठीक है, और ये हमारी कौन सी है इक्वेशन नंबर, ये 3rd है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 की ये राइट हैंड साइड है, ये इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड है, इक्वल है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये p किसके बराबर होना चाहिए हमारा, m VCM के बराबर होना चाहिए, यही होगा ना। राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ये इनकी इक्वल रख दी क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल थी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी आपकी। वाई क्लियर। अब इसमें आगे देखो क्या कहता है, इसमें देखो बच्चों
हैंस द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टोटल लीनियर मोमेंटम होगा इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का टोटल मास, एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आया ये, ठीक है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल। वाई क्लियर, तो इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्या किया आगे देखो, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो ये हमारी ये इक्वेशन है 4 इक्वेशन, इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी टाइम के साथ, और इसका डी बाई डी टी ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये डी पी बाई डी टी एच टी जाएगा आपका यहाँ। अब देखो एम जो मास है, कैपिटल एम है ये, इसका ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो ये बाहर आ जाएगा। अब डेरिवेटिव जो टाइम के साथ जो चेंज होगा क्या है, वो वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो ये आपने डी बाई डी टी वी सी एम इसको ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अब देखो, अब क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ देखो, अब ये हो गया आपकी, ये डी पी बाई डी टी हो जाएगा मास, और जो वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज होती है तो क्या बनता है आपका, एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हुई है तो आपका क्या बन गया यहाँ पर, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी पी बाई डी टी। अब मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपको पता है, सभी बच्चों को पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ये है क्या, फोर्स। और फोर्स भी देखो एक्सटर्नल है, क्या लिखना आपने, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स क्यों लिखा है, देखो ध्यान दो, ये एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन आपको पता है जब क्या आपकी वेलोसिटी चेंज होती है तो आपका क्या बढ़ता है, एक्सेलरेशन बढ़ता है, ये तो आपको पता होगा ना, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन नहीं बनेगा, ठीक है। और वेलोसिटी चेंज आपको पता है, फोर्स अप्लाई होता है एक्सटर्नल, जब बाहर से हम देखो, मान लिया इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की 5 है, क्या इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी फाइनल भी हमें 5 मीटर पर सेकेंड मिले, ठीक है, यानी 2 सेकेंड हम समय ले लेते हैं, तो ये तो आपका क्या है, 0। इसका मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही ना, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो आपका एक्सेलरेशन कहाँ से बनेगा, ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल, बाहर से फोर्स काम ही नहीं कर रहा, फोर्स काम करता है, फोर्स ही वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन बना है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फोर्स आपने कौन सा लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल, यानी बाहर से कोई फोर्स काम कर रहा है, इंटरनल फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स है। आया समझ में, ठीक है। अब क्या है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हमने मान लिया, इसमें क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होता है, पार्टिकल के ऊपर, सभी के ऊपर 0, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर क्या माना जाएगा, अगर आपका आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है आपका कि बाहर से किसी प्रकार की कोई भी किसी भी इफेक्ट, किसी भी चीज़ का इफेक्ट ना हो, कोई किसी भी फैक्टर का, मतलब कोई भी इफेक्ट ना हो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का, ठीक है, कोई इफेक्ट ना हो, तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये बच्चों इसमें आइसोलेटेड सिस्टम है तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ 0 माना जाएगा, 0 कंसिडर होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये क्या आ गया फिर आपका डी पी बाई डी टी है, ये आपने 0 कह दिया, तो इसका मतलब देखो इस चीज़ को समझो, क्या कहा, ये आपने मोमेंटम जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसको 0 दिखा दिया, इसका मतलब है कि भाई ये टर्म चेंज हो रही है वो 0 मतलब चेंज ही नहीं हो रही, यही मतलब हो गया इस चीज़ का, तो कि मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है उस चीज़ को आपने 0 दिखा दिया, तो इसका यही मतलब होगा कि भाई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चेंज जो मोमेंटम है वो टाइम के साथ क्या है आपका, चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो क्या है वो कांस्टेंट है फिर, यानी पी फिर क्या है आपका कांस्टेंट, कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। आइए चीज़ समझ में, ठीक है। तो यही हमने करना था इस टॉपिक में, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसका लीनियर मोमेंटम क्या दिखाना था, कांस्टेंट कंजर्व्ड दिखाना था, ठीक है। अब आगे इसमें देखो थोड़ा सा और हम बताते हैं, क्या इसमें देखो बच्चों, हैंस इफ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है सिस्टम के ऊपर, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या है बच्चों, सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, दिस
इज द लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। ये आपका कौन सा लॉ बोल जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन आपका लॉ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट व्हेन टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आपका वो क्या है, जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, यानी सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में रहेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, वेलोसिटी जीरो होगी उसकी, तो कैसे, देखो यहीं से देख लेते हैं, dp बाई dt आपका क्या है, जीरो हमने कर दिया। अब p की वैल्यू क्या है, ये सेंटर ऑफ मास इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये लिख सकते हैं, ये जीरो के बराबर। ठीक है, क्लियर हुआ ये, और इसको यहाँ से क्या लिख दिया, ये आपका जीरो के बराबर। ठीक है, अब आपको पता है मास आपका वही है, मास जीरो होता नहीं, और मास टाइम के साथ चेंज होगा, तो किसको जीरो होना पड़ेगा इस टर्म में, वेलोसिटी को। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, यानी कि कांस्टेंट क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो आपका या सेंटर ऑफ मास है, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। एक ये बात और यहाँ से हमने बता दिया इसको। ठीक है, ओके। अब छोटा सा एक लीनियर जो आपका मोमेंटम है, इसके ऊपर क्या कर लेते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं आपका कंजर्वेशन। क्या कर लेते हैं, कंजर्वे न्यूमेरिकल करते हैं इस पे कंजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, एक छोटा सा क्या है, यहाँ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इसमें क्या कहा, ये जैसे ये गन, ठीक है, कितना मास है इसका, 10 किलोग्राम। ये क्वेश्चन आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है, 10 किलोग्राम ये है जो गन है, इसका मास है यहाँ कंसिडर किया 10 किलोग्राम। इसकी वेलोसिटी v1, यानी कि आपको पता है भाई, ये पहले भी आई है, अगर बुलेट आपकी इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हो, तो गन क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, पता ना सभी को। ठीक है, तो ये वेलोसिटी v1 होगी। अब जो बुलेट है आपकी, बुलेट वो हमने जैसे कंसीडर कर ली 1 किलोग्राम, उसका मास कंसीडर कर लिया, और उसकी वेलोसिटी कितनी कर ली, 60 मीटर पर सेकेंड v2, ये आगे की तरफ जाएगी आपकी बुलेट। तो आपने किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, गन की करनी है। ठीक है, और जो गन पीछे जाएगी आगे जाएगी, वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव ये बाद में आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा। अब देखो, फायरिंग से पहले इनिशियल मोमेंटम होता है, और जब फायरिंग की ये आपका क्या है, फाइनल मोमेंटम बोला जाएगा। तो जब ये दो गन से जब हमने फायर नहीं किया, तो ये इस बुलेट इसके अंदर थी, बुलेट और गन दोनों किस में थी, रेस्ट में माने जाएंगे। जब फायर ही नहीं किया तो मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, ये गन का मोमेंटम हो गया फायरिंग से पहले, m2 u2 ये आपका बुलेट का मोमेंटम हो गया फायरिंग से पहले, और फायरिंग के बाद क्या आपका m1 v1 इसका मोमेंटम, और m2 v2 बुलेट का मोमेंटम। ठीक है, और आपको पता है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो फायरिंग से पहले का मोमेंटम और फायरिंग के बाद का मोमेंटम आपका क्या है, इक्वल रहेगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब देखो, फायरिंग से पहले तो दोनों रेस्ट में थे, ये टर्म आपकी क्या हो जाएंगी, जीरो, ये मोमेंटम दोनों रेस्ट में, तो ये भी वेलोसिटी आपकी जीरो, ये वेलोसिटी भी जीरो, यानी कि जीरो ओवरऑल। अब m1 v1 प्लस m2 v2, m1 मास ये आपका 10 हो जाएगा, v1 हमने निकालना है, इसका गन की वेलोसिटी को निकालना है, m2 है आपका बुलेट का मास, और v2 है बुलेट की वेलोसिटी 60। तो ये 10v 60, इसको क्या हम इधर लेके जाएंगे, -10 v1 हो जाएगा, ये आपका 60, यहाँ से v1 आपका क्या आ गया, इसको करेंगे तो आपका ये आ जाएगा -6 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी तो 6 मीटर पर सेकंड इसकी गन की, लेकिन ये माइनस साइन, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि जो वेलोसिटी बुलेट की है, बुलेट की तो अब इस तरफ है, तो इसके क्या है, ये अपोजिट में है। ठीक है, गन की जो है वो क्या है, गन की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए गन टू द बुलेट। ये आपका छोटा सा एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर था ये न्यूमेरिकल। तो हमने आज का जो टॉपिक किया है ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, आया आपको समझ में, ओके, इसको कर लेना अच्छे से, थैंक यू।